अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। अब यहाँ पर बात करते हैं वफाकी वजीर मुराद सईद की, जिन्होंने कहा है कि आमरीत की नर्सरियों में पलने वाले जमहूरियत की बात ना करें। मुराद सईद का कहना है कि अपोजिशन PDM जलसे की वजह से मुल्क में कोरोना फैला रही है। उन्होंने कहा कि जितना मर्जी अपोजिशन जलसे कर ले, NRO नहीं मिलेगा। मुराद सईद ने मौलाना फजलुर रहमान को सियासत का 12वां खिलाड़ी करार दे दिया और कहा कि सरकारी मुराद छिन जाने पर मौलाना फजलुर रहमान बुखलाहट का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि PDM मुस्तरदशुदा लोगों का टोला है, 100-200 जलसे मजीद करने से भी कुछ नहीं होगा। मुराद सईद की जानिब से काबीना में गैर मुंतखब अफराद की मौजूदगी का दिफा किया गया और कहा कि हुकूमत ने डिलीवर करना है, इसलिए कारकर्दगी और अवामी खिदमत पर बात की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इख्तलाफात की खबरों में कुछ सच और कुछ झूठ होता है, लेकिन इत्तेहादी साथ हैं। साबिक वजीर खजाना इसाक डार के BBC को इंटरव्यू के हवाले से मुराद सईद ने कहा कि इसाक डार का इंटरव्यू में सवाल PTI के नहीं बल्कि BBC के थे। जैसी शर्मिंदगी इसाक डार को हुई, ऐसे ही शरीफ खानदान के हर फर्द को होती है। उन्होंने दो टोक कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि आलमी बिरादरी ने भारत की जानिब से दहशत गर्दी के सबूत संजीदा लिए हैं। भारत की दहशत गर्दी पर दुनिया खुलकर बात कर रही है। CPEC को नुकसान पहुंचाने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। ग्लोबल विलेज स्पेस को इंटरव्यू में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारतीय रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ डोजियर के अहम नुकात जारी किए हैं। पाकिस्तान का मौकिफ आलमी बिरादरी पर साबित हो गया है। DGISPR का कहना था कि आलमी बिरादरी ने भारतीय दहशत गर्दी के सबूत संजीदा लिए हैं और दुनिया भारतीय दहशत गर्दी पर खुलकर बात कर रही है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद भारत कमजोर हो गया है। आलमी फोरम्स और ज़राए अबलाग पर भारत से मुताल्लिक बहस हो रही है। DGISPR ने कहा कि दफ्तर खारजा ने डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल अरकान और सेक्रेटरी जनरल को पेश की और OIC फोरम से एलामिया भी सामने आया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान यहाँ नहीं रुकेगा और आलमी सतह पर मामले को मजीद आगे लेकर जाएंगे। CPEC से मुताल्लिक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि चीन CPEC सिक्योरिटी से मुतमईन है। इंशाअल्लाह CPEC पहले से ज्यादा तरक्की करेगा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का मजीद कहना था कि CPEC की हिफाजत के लिए पाक अफवाज के 2 रेगुलर रेजिमेंट्स भी मामूर हैं और इक्तसादी राहदारी मंसूबे के लिए 2 डिवीजन फोर्सेस तश्कील दी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमें खित्ते की सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। में आपको बताएं कि उलमाए कराम और चारों सूबों के गवर्नर्स के दरमियान मुशावरती इजलास के बाद मुल्क भर में कल बरोज़ जुम्मा 4 दिसंबर को यौम दुआ मनाने का ऐलान कर दिया गया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने 3 दिसंबर को ऐवान सदर में चारों सूबों के गवर्नर और उलमाए कराम का अहम इजलास तलब किया। चारों गवर्नर और उलमाए कराम की बड़ी तादाद वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुई। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर आरिफ अलवी का कहना था कि रियासत, हुकूमत और उलमाए कराम का माशरे में अहम किरदार है। उलमा अपनी बैठक में कोरोना से बचाव की दर्स भी देंगे। अवाम को इस आलमी वबा के लिए संजीदा होना पड़ेगा। कल बारोज़ जुमा मुल्क भर में यौम दुआ मनाया जाएगा। उलमाए कराम ने भी SOPs पर अमल दरामद के अज़्म का इयादा किया। मसाजिद के हवाले से 17 SOPs का उलमा ने इयादा किया। कोशिश की जाए कि मसाजिद में कालीन ना बिछाए जाएं। सर्दी के बाइस कालीन बिछाना जरूरी हो तो डिसइंफेक्ट किया जाए। नमाजी घरों से वजू करके आएं। समाजी फासला बरकरार रखें। मास्क इस्तेमाल करें। सदर ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में अवाम का SOPs पर अमल न करना बाइस तशवीश है। कोरोना की इस लहर में शहरियों का SOPs पर अमल न करने से खतरनाक सूरत हाल बन रही है। दूसरी लहर मजीद हिफाजती इंतजाम पर अमल दरामद की मुतकाजी है। सर्द मौसम में कोरोना एक बार फिर एक्टिव हुआ है। हमें कोरोना से लड़ना नहीं बल्कि इससे निपटना है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कोरोना के हवाले से आगाही मुहिम में मीडिया के किरदार की तारीफ की है और कहा है कि मीडिया ने अरबों रुपए की आगाही मुहिम मुफ्त चलाई है।
मेजर जनरल इफ्तिखार ने कहा कि कोरोना से निपटने में पहले दिन से ही पाक फौज हर हुकूमती कोशिश का हिस्सा है और NCOC में फौजी और सिविलियन मरबूत नुमाइंदगी है, जबकि ये तजर्बा बहुत अच्छा रहा। उन्होंने मीडिया के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि मीडिया का कोरोना मुहिम में आगाही में एक अहम किरदार है। मीडिया ने अरबों रुपए की आगाही मुफ्त में चलाई है। गुलबर्ग और नॉर्थ नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कराची में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बाद जिला बस्ती के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक गुलबर्ग और नॉर्थ नाजमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है, जबकि लियाकताबाद और नॉर्थ कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन 2 ta 16 दिसंबर से जारी रहेगा। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाएगा, जबकि मुतासरा इलाकों में सिर्फ किराना, फार्मेसी और जरूरी अशिया के स्टोर्स खुलेंगे। कराची पुलिस के अफसरान और जवानों के इलाज मुआवजे के लिए पुलिस हस्पताल गार्डन की अपग्रेडेशन का अमल जारी। एडिशनल IG कराची ने DIG एडमिन डॉक्टर अमीन यूसुफ के हमरा पुलिस हस्पताल गार्डन का दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ोहेब अतीक की इस रिपोर्ट में। कराची पुलिस महदूद वसाइल में रहते हुए अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ अमल है। अवाम की खिदमत और कानून की बालादस्ती के लिए सरगर्म अमल है। कराची पुलिस के अफसरान और जवानों की वेलफेयर के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। एडिशनल IG कराची ने पुलिस हस्पताल में होने वाले तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट DIG इस्टेब्लिशमेंट इरफान बहादुर, MS पुलिस हस्पताल गार्डन डॉक्टर मुजफ्फर अली जाखरानी, SSP शहला कुरैशी और डॉक्टर फरहान ईसा ने भी शिरकत की। कराची पुलिस चीफ ने इब्तिदाई तौर पर पुलिस हस्पताल कराची में कोरोना वायरस से मुतासिर पुलिस के अफसरान और जवानों के लिए कायम किए गए आइसोलेशन सेंटर का भी दौरा किया और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अहकामात भी जारी किए। एडिशनल IG कराची ने पुलिस हस्पताल में ज़ेरे इलाज पुलिस एहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की और इलाज मुआवजे से मुताल्लिक मालूमात भी हासिल की। पुलिस हस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर MS पुलिस हस्पताल डॉक्टर मुजफ्फर अली जाखरानी ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी। एडिशनल IG कराची ने डॉक्टर फरहान ईसा और उनकी टीम की जानिब से मुआवनत पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। कोरोना की दूसरी लहर के बाइस बस रैपिड ट्रांजिट में बगैर मास्क के सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तर्जमान ट्रांसपोर्ट पेशावर का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाइस बगैर मास्क के BRT में बस में सफर करने की इजाजत नहीं होगी। चुनाचे मुसाफिरों से अपील है कि वो मास्क और दीगर हिफाजती इक़दामात का ख्याल रखें। तर्जमान के मुताबिक BRT विजिलेंस टीमें कोरोना SOPs को यकीनी बनाएंगी। मुसाफिरों से अपील है कि BRT बस में सफर करने वाले मास्क लाजमी पहने, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुसाफिरों को जुर्माना किया जाएगा। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर आ गई। चीनी की फी किलो कीमत में 20 रुपए से 23 रुपए तक की कमी कर दी गई। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन इस्कंदर खान के मुताबिक चीनी के एक्स मिल्स रेट में भी कमी आ गई है, जिसके एक्स मिल्स रेट 78 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं। चेयरमैन इस्कंदर खान का कहना है कि 78 रुपए फी किलो चीनी में 14 रुपए टैक्स भी शामिल है। उन्होंने कहा कि गन्ने की खरीदारी में मिडिल मैन का किरदार खत्म करने के हुकूमती इकदामात के मस्बत असरात सामने आए हैं, जबकि गन्ने की कीमत 200 रुपए बरकरार रहने से भी चीनी की एक्स मिल्स रेट में भी कमी वाक़ हुई है। इस्कंदर खान का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में इस वक्त चीनी 200 रुपए फी किलो है, लिहाजा चीनी की कीमत कम करने के लिए अफगानिस्तान बॉर्डर पर सख्ती करना होगी, जबकि हुकूमत गुड़ की अफगानिस्तान बरामद रोके, क्योंकि गुड़ की आड़ में अफगानिस्तान में चीनी स्मगल होती है। आपको बताएं कि मुरीदके के रिहायशी 26 साला नौजवान ने 200 मन से जायद वजन खींचकर सबको हैरान कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां जमील की इस रिपोर्ट में। आबिद अली मुरीद के मुगल वाला का रिहायशी है, जो ना सिर्फ मनोवजनी और वेस्टर्न मशीन को आसानी से खींच सकता है, बल्कि 100 मन से जायद वजनी गाड़ी को उठाकर आगे और पीछे की तरफ खींचकर कई किलोमीटर तक आसानी से ले जा सकता है। आबिद अली बैक वक्त 2 मोटरसाइकिलों को उठाकर छत पर ले जाता और फिर नीचे आता है।
आबिद अली ने कई बार मनोवजनी भैंस को भी सर पर उठाया हुआ है। आबिद अली का कहना था कि वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है। अगर हुकूमत ताउन करे तो वो 200 मन से जायद वजन खींचकर एक रिकॉर्ड कायम करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। उसका कहना था कि कोई खास खुराक नहीं खाता बल्कि नॉर्मल खुराक इस्तेमाल करता है। जबकि अहले इलाका का कहना है कि आबिद अली ने बेशुमार चैलेंजेस को अबूर किया, मनोवजनी ट्रैक्टर और कार को आसानी से उठाकर आगे पीछे धकेल कर अहले इलाका को कई बार हैरान किया है। हमारी ख्वाहिश है कि आबिद अली को मुल्क की सतह पर मौका दिया जाए ताकि वो इलाके का नाम रोशन कर सके। मुल्क में कोरोना एसओपीज पर एक ही कानून होना चाहिए। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन बाबर निहाल की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन का कहना था कि बंद कमरों में मशवरे और फैसले बंद किए जाएं और हमें ऑन बोर्ड लिया जाए। मुल्क में कोरोना एसओपीज पर एक मुल्क में एक ही कानून होना चाहिए। हमें जायज कारोबार करने दिया जाए। हमें रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया। हम एहतजाज नहीं कारोबार करना चाहते हैं। हम बात करने के लिए तैयार हैं और अगर सिर्फ हुक्म जारी किए गए तो एहतजाज भी जारी रहेगा। इस इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया तो ये इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे खड़ी है और फिर एक और उसमें चली जाएगी और फिर ये कोमा में जाएगी तो उसको कोई नहीं उठा सकेगा। आप कितने बजे बंद करें रेस्टोरेंट अभी सारे? 10 बजे हम लोगों को इजाज़त है खोलने की, हम 10 बजे बंद कर देते हैं और जिस इलाके में अगर 10:01 होता है तो उसके ऊपर बेइंतहा फाइन लगते हैं और फिर उसके साथ कार्रवाई की जाती है। कि पाकिस्तान भर में तकरीबन लाख रेस्टोरेंट होते थे कोरोना से पहले। पहली वेव में 25-30 हज़ार रेस्टोरेंट बंद हो गए। 20 से 22 लाख लोग काम करते थे। 2-4-5 लाख लोगों पहले ही बेरोजगार हो गए। कोई देख ले कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी। जब इतने बड़े मजलिस में हम रख सकते हैं तो क्या हम अपने रेस्टोरेंट के अंदर नहीं रख सकते? पर जाहिल समझा जाता है। शेखुपुरा में मकामी तंजीम सोशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की जानिब से मकामी होटल में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत CPDA के प्रोजेक्ट मैनेजर फैसल मंजूर ने की। मजीद जानते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की इस रिपोर्ट में। इजलास में पाकिस्तान में बजट शफाफियत की सूरत हाल से मुतालिक अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में विफाकी और सूबाई सतह पर बजट साजी के अमल में कोताहियों की निशानदही की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल मंजूर ने कहा कि पाकिस्तान में बजट मुख्तलिफ शराकत दारों के साथ मुशावरत से तैयार किया जाना चाहिए और बजट साजी और बजट पर अमल दरामद के तमाम मराहिल के दौरान शहरियों के साथ मालूमात का अज खुद तबादला किया जाना चाहिए। CNBA पाकिस्तान के 110 अजला में बजट की शफाफियत पर काम करने वाली 70 से ज़ायद सिविल सोसाइटीज़ तंजीमों का एक नेटवर्क है। इस मौके पर CNBA पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मियां शाहिद नदीम ने कहा कि रिपोर्ट में बजट शफाफियत पर जो सवालात उठाए गए हैं वो सब तवज्जो तलब हैं। हुकूमत को इस सिलसिले में फौरी इक़दामात करने चाहिए। और अब एक नज़र DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। मारूफ अदाकार बहरोज सब्जवारी को कोरोना के बाइस हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहरोज सब्जवारी का गुज़िश्ता दिनों कोरोना वायरस टेस्ट मस्बत आया था और अभी वो हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। बहरोज सब्जवारी के बेटे और अदाकार शहरोज सब्जवारी का कहना है कि उनके वालिद की हालत अब बेहतर है और वो इस वक्त हस्पताल में हैं, क्योंकि अगर उन्हें किसी भी तिब्बी सहूलियात की ज़रूरत पड़ी तो उनका यहाँ रहना बेहतर है। शहरोज सब्जवारी ने कहा कि अगर आप ख़ुद को वायरस से बचाना चाहते हैं तो मास्क लाजमी पहने और अगर आपको वायरस हो जाए तो उसकी अलामत जाहिर हों तो इलाज करने में बिल्कुल भी ताखीर ना करें। उन्होंने कहा कि हम अपने वालिद को इस वजह से हस्पताल लेकर आए हैं क्योंकि उनकी उम्र 63 बरस है और वो 1 या 2 दिन में घर आ जाएंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मुताद्दिद शख्सियात कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुकी हैं, जिनमें अदाकारा रुबीना अशरफ, गुलकार जवाद अहमद, उस्मान मुख्तार, निदा यासिर और मॉडल अलीज़े गबूल भी शामिल हैं। और अब DNN एंटरटेनमेंट शाहिद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। अदाकारा मनाल खान से बढ़ती कुर्बतों पर तनकीद की जद में आने वाले अदाकार एहसन मोहसिन ने लोगों को दूसरों की बजाय अपनी फिक्र करने का मशवरा दे दिया। सोशल मीडिया पर गुज़श्ता कई रोज से अदाकारा मनाल खान और एहसन मोहसिन के दरमियान बढ़ती कुर्बतों के चर्चे हैं। यही नहीं, मनाल खान के करीबी दोस्त एहसन मोहसिन की जानिब से शेयर की गई एक तस्वीर पर सारिफीन की जानिब से अदाकार जोड़ी को तनकीद का निशाना भी बनाया जा चुका है।
جس کے کئی روز بعد اداکار احسن محسن نے رد عمل دیا ہے۔ احسن محسن نے انسٹاگرام پر شیئر کی گئی اسٹوری میں قرآنی آیات کا حوالہ دیا اور کہا، انسان کا جھکاؤ دوسروں کے فیصلے پر ہوتا ہے، وہ اختلاف کو بیان کرتا اور جلد نگاہ ڈالتا ہے، اور وہ لوگ جو خود دوسروں سے مختلف ہو سکتے ہیں وہ گویا یہ سوچتے ہیں کہ وہ اتنے درست اور اتنے خاص ہیں کہ جو بھی ان کی طرح نہیں ہے وہ غلط ہے۔ ہم شاید اپنے رویوں کے پیچھے چھپے دوسروں سے متعلق فیصلوں واضح یا مخفی طور پر کی گئی تصدیق کا اعتراف نہیں کر سکتے۔ احسن محسن نے مزید لکھا کہ اختلاف رائے کا احترام کرنا ہی خدا کا احترام کرنا ہے، جس نے ہم سب کو بہت خاص بنایا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی گفتگو، سوچ اور رویے کے حوالے سے خاص ہے۔ تنوع نے دنیا کی دل فریبی کو بڑھاوا دیا ہے۔ اور اب ایک نظر DNN اسپورٹس پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ نوجوان بلے باز سمیع اسلم امریکہ منتقل ہو گئے۔ گزشتہ ماہ نومبر کے وسط میں ڈومیسٹک کرکٹ سیزن ادھورا چھوڑ کر بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سمیع اسلم نے قائد اعظم ٹرافی کے چوتھے مرحلے میں بلوچستان کی ٹیم کو خیر بات کہہ دیا تھا، جبکہ آخری لمحات تک بیرون ملک جانے کے فیصلے سے بورڈ حکام کو لا علم رکھا تھا۔ سمیع اسلم نیوزی لینڈ کے خلاف 35 رکنی اسکواڈ میں جگہ نہ بنا پانے پر دل برداشتہ تھے۔ قائد اعظم ٹرافی میں بلوچستان کی نمائندگی کرنے والے ٹیسٹ کرکٹر نے ای میل کے ذریعے ٹیم انتظامیہ کو آگاہ کیا، جبکہ فیصلے سے متعلق PCB حکام کو بتایا تھا۔ سمیع اسلم قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے 13 ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں، جس میں انہوں نے 758 رنز بنائے، جبکہ 31.58 کی ایوریج رہی۔ ون ڈے میں قومی کرکٹ ٹیم کے 4 میچز میں نمائندگی اور 19.50 کی اوسط سے صرف 78 رنز بنائے ہیں۔ تاہم فرسٹ کلاس کرکٹ میں نوجوان بلے باز نے 76 ٹیسٹ میچز کی 128 اننگز میں 4594 رنز بنائے ہیں، جس میں ان کی اوسط 47.96 تھی۔ سمیع اسلم نے 2015 میں بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا، جبکہ 2017 میں شری لنکا کے خلاف آخری میچ بھی کھیلا۔ اور اب DNN اسپورٹس شاہد علی خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ میں حالات انگلینڈ سے بالکل مختلف ہیں۔ تینوں فارمیٹ میں قومی ٹیم کی قیادت کے فرائض سر انجام دینے والے بابر اعظم کا کہنا ہے کہ ہم نیوزی لینڈ میں گراؤنڈ میں پریکٹس کو بہت مس کر رہے ہیں، جبکہ گراؤنڈ میں پریکٹس شروع ہوگی تو یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ بابر اعظم نے کہا کہ ہمارے لیے پاکستان کی نمائندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، پاکستان کی نمائندگی کرنا ایک اعزاز ہے۔ زندگی میں ہمیں مختلف صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بابر اعظم نے مزید کہا کہ کرکٹ گراؤنڈ میں ہم مشکل اور چیلنجنگ صورتحال سے نکلنا ہی تو سیکھتے ہیں۔ سینئر ڈائریکٹرز اپنے گروپ میں موجود نوجوان کھلاڑیوں سے مکمل رابطے میں ہیں۔ تمام کھلاڑی اور سٹاف ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ بورے-والا میں ملتان ڈویژن تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا انعقاد۔ گروپ فائٹ مقابلوں کو شائقین نے خوب داد دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ ملتان ڈویژن تائیکوانڈو چیمپئن شپ بورے-والا کے اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد کی گئی۔ چیمپئن شپ کے مہمان خصوصی PTI رہنما ملک فاروق آوان اور صدر پاکستان پریس کلب عمران خورشید ڈوگر تھے۔ مقابلوں میں میل اور فیمیل کیٹیگریز میں فائٹ اور پیمسے کے مقابلے ہوئے۔ مقابلوں میں ملتان، بورے-والا، وہاڑی اور خانیوال کی ٹیمز نے شرکت کی۔ کورونا کی فضا میں صحت مند سرگرمیوں کے انعقاد پر طلباء اور انسٹرکٹرز نے خوشی کا اظہار کیا، جبکہ گروپ فائٹس کے جدید مقابلوں کو کھلاڑیوں نے خوب انجوائے کیا اور ٹورنامنٹ میں بورے-والا نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور ہر لڑکی کو ہر بچے کو بچیوں کو یہ بھی سیکھنی چاہیے سیلف ڈیفینس کے لیے، تاکہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکے۔ ملتان ڈویژن کی جو 4 ٹیمیں ہیں وہ شرکت کر رہی ہیں، جس میں میل اور فیمیل دونوں کیٹیگریز میں امیجنری فائٹ یعنی کہ پم سے کمپٹیشن ہوگا، جس میں مختلف میپس پر امیجنری میپس پر رہتے ہوئے میل فیمیل دونوں پلیئرز جو ہیں وہ اپنے میڈلز کے لیے ٹرائی کریں گے، اسٹرگل کریں گے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک